देखो बच्चे यहाँ पे आपका बेटा यहाँ पे जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक क्या है आपका इंट्रोडक्शन है किसका स्टैटिस्टिक्स का, यानी पहला चैप्टर है आपकी स्टैट्स की बुक का। ठीक है। अब बेसिक इसके अंदर ना बहुत सारा कुछ हमारे पास याद करने के लिए नहीं है, क्योंकि इंट्रोडक्शन का मतलब होता है सिर्फ आपको सब्जेक्ट से क्या करा रही है, इंट्रो करा रहे हैं कि इसके अंदर क्या क्या पढ़ सकते हैं या इसका मतलब क्या होता है। तो ये बेसिक अगर आप देख रहे हो नहीं, ये प्रॉपर नोट्स काइंड भी नहीं है। पहला चैप्टर मैंने जब भी पढ़ाया ये नोट्स नहीं है, बेसिकली आपकी बुक ही है TRJN वाली। ठीक है। इसमें ये जितना भी रेड पोर्शन आप देख रहे हो ये सारा हाईलाइटेड है, यानी कि ये पोर्शन हमें पढ़ना है, बाकी का हमें नहीं पढ़ना। वो सारा क्या है, कोई भी यूज का आपके नहीं होगा यहाँ पे। क्लियर। अब जैसे कि हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले कि सर जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की तो इंट्रोडक्शन में आता है कि इकोनॉमिक्स बेसिकली होती क्या है। ठीक है। उससे पहले बेटा हम एक चीज समझ लेते हैं कि एक्चुअल में स्टेट्स क्या होती है, जिसके बारे में आप अभी पढ़ने जा रहे हो। यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करते हैं बेटा किसकी, स्टैटिस्टिक्स की। ठीक है। स्टैटिस्टिक्स को हिंदी में बोला गया सांख्यिकी। अब बेसिकली ये जो सांख्यिकी टर्म बना था ना, ये बना था किससे, आपका संख्या से। और संख्या जो था उसका मतलब क्या होता है, नंबर। ठीक है। तो बेसिकली जो आपकी स्टैटिस्टिक्स है वो क्या समझाती है कि हमारे देश के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। उन प्रॉब्लम्स की बात करें तो सर पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। तो जब इन सब प्रॉब्लम्स को मैं नंबर्स की फॉर्म में पढ़ता हूँ तो वो किसके अंदर पढ़ता हूँ, मैं स्टेट्स के अंदर पढ़ता हूँ। और जब नॉर्मली पढ़ेंगे तो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, तो वो उसमें पढ़ी जाती है। तो इन शॉर्ट स्टेट्स का मतलब होता है सर जब भी हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को न्यूमेरिकल वे के अंदर पढ़ते हैं या नंबर्स की फॉर्म में पढ़ते हैं तो वो कहाँ पे पढ़ा जाएगा, स्टैटिस्टिक्स के अंदर पढ़ा जाएगा। ठीक है। अब अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें यहाँ पे तो देखो क्या लिखा है, द साइंस ऑफ इकोनॉमिक इज नॉट वेरी ओल्ड। कहते हैं ये जो आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो नहीं, ये बहुत ज्यादा ओल्ड नहीं है, बहुत पुरानी नहीं है। पुरानी का मतलब इसका ये मतलब नहीं है 2-4-5 साल नहीं है। कहता है इनफैक्ट इट्स ओरिजिन कैन बी ट्रेस्ड इन 1776। सबसे पहली बार जो इकोनॉमिक्स को ट्रेस किया गया था, कब किया गया था, 1776 में। ये डेट कब काम आ सकती है आपके एमसीक्यू के अंदर, एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि भैया कब सबसे पहली बार इकोनॉमिक्स को ट्रेस किया गया था। तो 1776 में किया गया था, व्हेन एडम स्मिथ बुक। एडम स्मिथ कौन थे ये समझ लो बेटा। जैसे साइंटिस्ट होते हैं ना वैसे ही क्या होते हैं, इकोनॉमिस्ट होते हैं। इकोनॉमिक्स कौन होते हैं, इकोनॉमिक्स को लिखने वाले। तो एडम स्मिथ क्या थे, एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने एक बुक लिखी थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ अ नेशन। इस पे भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। क्या, बुक का नाम दे दिया जाएगा आपको, नीचे 4 इकोनॉमिक्स के नाम दे दिए जाएंगे, पूछा जाएगा कि बताओ कि ये किताब किसने लिखी थी। तो किसने लिखी थी, ये एडम स्मिथ ने लिखी थी। ठीक है। was published with the increase in the area of human activity the scope of economic has considerably increased over the year। कहता है जैसे जैसे क्या, देखो अब बात कब की हो रही है बेटा ये, तो ऑब्वियस ही बात है 1776 के अंदर सिविलाइजेशन इतनी ग्रो तो नहीं करी होगी जो आज प्रेजेंट के अंदर है। सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, हमारे रहन सहन के तरीके। भैया आज से 20 साल पहले चले जाओ, क्या ऐसा था, नहीं था। उससे 20 साल पीछे जाओगे और कम था, और 100 साल पीछे चले जाओगे सर और कम था। तो 1776 में तो क्या होगा सर, बहुत ही कम होगा उस टाइम पे, ना टेक्नोलॉजीज होंगी ना ये सारी चीजें हुआ करेंगी। तो कह रहा है जैसे जैसे सिविलाइजेशन ग्रो करती चली गई वैसे ही इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस भी क्या होती चली गई, बढ़ती चली गई आपकी। ठीक है। कहता है द वर्ड इकोनॉमिक हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द 2 ग्रीक वर्ड। कहता है ये जो इकोनॉमिक्स वर्ड बना है कहां से बना है, ग्रीक वर्ड थे ओकोएस, अ हाउस, उसका मतलब होता था एक घर, एंड यूज टू बी कॉल्ड अ पॉलिटिकल इकोनॉमी। बेसिकली इकोनॉमिक्स सारा का सारा रिलेट किससे करता है बेटा, पॉलिटिक्स से करता है। किससे रिलेट करता है, हमारी। ठीक है। अब ना ये वाला जो इसके अंदर है मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, अभी मैंने एक चीज बताई आपको कि सर जैसे जैसे क्या होता चला गया, देखो बेसिक समझो। आज की डेट में आप यूट्यूब वगैरह सब देख रहे हो, इंस्टाग्राम देख रहे हो, आप देखते हो कि मैथ्स की उसके ऊपर ना बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स आ रही है ना, स्क्वायर रूट निकालने की, क्यूब रूट निकालने की, बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स चल रही हैं। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स पहले के टाइम में क्यों नहीं आई, कोई बताएगा उसका रीजन, और अब क्यों आ गई। सडनली ऐसा क्या हो रहा है कि भाई आपके पास आज हर चीज को करने का एक शॉर्ट तरीका है कि आप उसे फटाफट से कर सकते हो। रीजन। हाँ जी। टेक्नोलॉजी बढ़ गई इस वजह से हम शेयर कर पा रहे हैं। और देखो बेसिक बताऊं बेटा क्या होता है, देखो समझना मेरी बात। एक बंदे ने सबसे पहली बार गाड़ी बनाई होगी, तो उस गाड़ी में इतने सारे फीचर्स तो नहीं होंगे, ऑब्वियस सी बात है, नहीं होंगे ना, ये तो मानते हो। सिंपल सी एक गाड़ी आई होगी, बस वो चलती होगी। चलने की स्पीड भी अगर आप नोट करोगे ना गूगल पे जाके, मैं एक रैंडम एग्जांपल दे रहा हूँ, हो सकता है 30-40-50 की स्पीड में ही चलती हो गाड़ी उस टाइम पे, इससे ऊपर चलती ही ना हो।
रीजन क्योंकि उस टाइम पे सड़कें ऐसी नहीं होंगी तो उसने वो स्पीड भी नहीं लगाई होगी। अब हुआ क्या कि सिविलाइजेशन ग्रो करती चली गई, अच्छी अच्छी सड़कें बनती चली गई। अब इंडिया में देख लो लास्ट 10 सालों में गाड़ियों का बिल्कुल ही चेंज हो गया। जैसे पहले क्या होता था, मैं आपको बताऊं, एक साल में 1 या 2 फोन के मॉडल लॉन्च होते थे, एक टाइम ऐसा था। फिर आज की डेट में ऐसा टाइम आ गया कि हर महीने में 4 फोन लॉन्च हो रहे हैं। और आज प्रेजेंट में सेम गाड़ियों के साथ सिनेरियो हो गया कि हर महीने में 4 गाड़ियां लॉन्च हो रही हैं। वरना गाड़ी तो ऐसा एक आइटम होती थी, 2-3 साल में गाड़ी लॉन्च होती थी किसी कंपनी की, और आज क्या हो रहा है, हर महीने आपकी 3-4 गाड़ियां आ रही है मार्केट के अंदर। क्यों हो रहा है ये सब कुछ? सर जैसे जैसे सिविलाइजेशन ग्रो हो रही है तो कंपनीज या जो इंजीनियर्स हैं उसी के अकॉर्डिंगली क्या करते चले जा रहे हैं सर, काम करते चले जा रहे हैं। आज देखो, हम फीचर्स देखते हैं बेटा गाड़ी के अंदर, हम क्या देखते हैं उसके अंदर, वो दिखाते हैं। अगर आप कोई भी वीडियो देखोगे ना गाड़ी की उठा के, कि ये 1 से 10 सेकंड के अंदर 100 की स्पीड पार कर लेती है, आती है ना। लेकिन भाई लॉजिक तो ये है, उसके लिए सड़कें भी तो होनी चाहिए। भगाओगे कहाँ से 100 की स्पीड में? एकदम भगाने के लिए सड़कें नहीं है। आप इस रोड पे निकाल लोगे 10 सेकंड में 100 की स्पीड से? ठीक है, तुम तो निकाल लोगे, फिर 4 जने तुम्हें उठाने आ रहे होंगे, ठीक है ना, तो हो तो जाएगा वो काम। लेकिन क्या है उसके लिए हमारे पास, अब ये जो एग्जांपल है क्या समझाता है आपको कि सर जैसे जैसे हमारी सिविलाइजेशन ग्रो करी ना, तो हर चीज क्या होती चली गई सर, हमारी अपग्रेड होती चली गई। उसी के अकॉर्डिंगली जो हमारी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन थी बेटा, वो भी क्या होती चली गई, टाइम टू टाइम चेंज होती चली गई। नए नए इकोनॉमिस्ट आए और उन्होंने उसके अंदर अपनी अपनी बात ऐड कर दी। अब ये जो मैं 4 डेफिनेशन बता रहा हूँ, 3 है बेसिकली, यहाँ 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर इसमें से क्वेश्चन आया तो यही क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा रहेंगे आपके, ठीक है। क्वेश्चन क्या है इसमें ना, 4 डेफिनेशन है। एक वेल्थ की डेफिनेशन है, वेलफेयर, स्कार्सिटी और ग्रोथ। सबसे पहली डेफिनेशन किसने दी थी सर? एडम स्मिथ ने। अभी एक स्टोरी के थ्रू आपको याद कराऊंगा, जरा ध्यान से सुनना बस अभी आप, ठीक है। अब बेटा जब एडम स्मिथ आए ना, तो इन्होंने क्या कहा, कहता है अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ इकोनॉमिक इज द साइंस ऑफ वेल्थ। वेल्थ का मतलब क्या होता है बेटा, हम देखो एक पर्सन को हेल्दी कहा जाता है। हेल्दी कब कहा जाता है? जब वो शरीर से क्या होता है, स्वस्थ होता है। एक पर्सन को वेल्दी कहा जाता है जब वो फाइनेंशियली स्ट्रांग होता है। समझ आ रहा है डिफरेंस क्या है? हेल्दी मतलब जब आप हेल्थ से स्ट्रांग हो फिजिकली, वेल्दी मतलब जब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो तो आप वेल्दी पर्सन कहलाते हो। तो इनका कहना था इकोनॉमिक्स जो है वो क्या है, एक साइंस है, किसके लिए? वेल्थ के लिए। कैसे? कहते हैं इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज वेल्थ मीन्स अ मनी। अभी बताया मैंने आपको कि सर आम तौर पे वेल्थ का मतलब सीधा सीधा क्या होता है सर, यहाँ पे पैसे से रिलेट करता है, ठीक है। बट इन इकोनॉमिक्स द टर्म वेल्थ हैज अ स्पेशल मीनिंग। इन इकोनॉमिक्स वेल्थ रेफर्स टू दोज गुड्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। इकोनॉमिक्स में वेल्थ का मतलब है वो सारी वस्तुएं जिसको यूज करके आप क्या हो सकते हो, सेटिस्फाई। जैसे कि आज की डेट में खाना, पानी, एसी, फ्रिज, टीवी, ये सब क्या है? ये वो वस्तुएं जिससे हमें क्या मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो हमारे लिए वेल्थ क्या है? ये सब चीजें कहलाएंगी, ठीक है। कहता है एडम स्मिथ वाज ऑफ द व्यू दैट इकोनॉमिक इज कंसर्न विद द प्रॉब्लम अराइजिंग फ्रॉम द वेल्थ गेटिंग एंड वेल्थ यूजिंग एक्टिविटीज ऑफ द पीपल। तो इन्होंने जो डेफिनेशन दी ना बेटा, एडम स्मिथ ने पहली बार में ये डेफिनेशन दी कि इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि किस तरीके से हम वेल्थ कमाएं और उस वेल्थ को हम अपने पास यूज करें, यानी किस तरीके से हमारे पास चीजें आए और हम चीजों का इस्तेमाल करें। He was interested mainly in studying the way by which the wealth of the nations could be increased. इनका जो मेन मानना था या जो इकोनॉमिक्स पे ये फोकस कर रहे थे, इनकी स्टडी किस लिए चल रही थी कि किस तरीके से देश में वेल्थ को बढ़ाया जाए, ठीक है। सिंपल ये याद रखो आप, वेल्थ डेफिनेशन जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। पहली चीज आपको पता होनी चाहिए सर, वेल्थ डेफिनेशन किसने दी? एडम स्मिथ ने दी। दूसरा सर, वेल्थ डेफिनेशन में उन्होंने किस चीज पे जोर दिया? उनका मेन कंसर्न था वेल्थ को बढ़ाने पे। किसके ऊपर कंसर्न था? वेल्थ को बढ़ाने पे। बस यहां तक इसको याद कर लो, यहां तक क्लियर हो गई 2 लाइनें ये। अब आ जाओ जी आप किसके ऊपर? वेलफेयर डेफिनेशन पे। किस पे आ जाओ? अब मैं आपको पूरा चेन बना दूंगा इसकी, आपको अभी याद हो जाएगा ये हैंड टू हैंड। वेलफेयर डेफिनेशन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू, सबसे पहले ये दी किसने सर? अल्फ्रेड मार्शल ने दी। इकोनॉमिक इज अ स्टडी ऑफ अ मैन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इट इंक्वायर्स हाउ ही गेट हिज इनकम एंड हाउ ही यूजेस इट। देखो पहली वाली डेफिनेशन में हम किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं? वेल्थ पे। वहां पे कहीं भी पैसे का जिक्र नहीं आया ना, क्योंकि वो बहुत पुरानी डेफिनेशन है। तो वहां पे बार्टर सिस्टम चलता था। कौन सा सिस्टम चलता था? बार्टर सिस्टम कौन सा होता था? जहां पे हम चीजों के बदले में चीजों का एक्सचेंज करते थे। सर पैसा होता ही नहीं था। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, कैसे वेल्थ यानी चीजों को कमाएं और चीजों को इस्तेमाल करें। लेकिन जैसे जैसे सिविलाइजेशन ग्रो करी, तो सिविलाइजेशन ग्रोथ करने से क्या आ गया सर? पैसा आ गया। तो अब जो अल्फ्रेड मार्शल आए, उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स एक चीज है या सब्जेक्ट है जिसमें हम ये देखते हैं कि हम अपनी इनकम कैसे कमाएं और उस इनकम को किस तरीके से फिर यूज करें। समझ आया चेंज क्यों आया? सर पहली बार में पैसा नहीं होता था, सिर्फ बार्टर सिस्टम होता था, इसलिए उन्होंने पैसे की बात करी ही नहीं। उन्होंने सिंपल कहा कि भाई वेल्थ कैसे कमाओ और उसको कैसे यूज करो। लेकिन सेकंड टाइम तक इकोनॉमी के अंदर क्या आ चुका था? पैसा आ चुका था। तो अब इन्होंने क्या कहा कि कैसे एक बंदा इनकम कमाएगा और उस इनकम को खर्चेगा। कहते हैं अकॉर्डिंग टू द मार्शल, सॉरी,
Thus it is on the one side the study of wealth, एक साइड तो क्या होगा ये wealth की study, and other and more important a side of part of the study of men. According to Marshall, the primary object and the end of economic is the promotion of material welfare which is a part of human welfare. देखो सीधी सी बात है, आज इतना कुछ दुनिया में बन रहा है बेटा, वो किसके लिए बन रहा है? हम सबके लिए बन रहा है। लोगों का क्या हो रहा है? वेलफेयर हो रहा है आज की डेट में। तो कहता है जो मटेरियल वेलफेयर जितना भी दुनिया में बनता है वो डायरेक्टली किसको रिप्रेजेंट करता है? ह्यूमन वेलफेयर को। ड्यू टू दिस रीजन ही शिफ्टेड द एम्फेसिस फ्रॉम वेल्थ टू, समझ आया वेल्थ से वेलफेयर पे क्यों आए? पहले उन्होंने कहा था वेल्थ पे फोकस करो, सेकंड टाइम उन्होंने क्या बोला? वेल्थ के साथ साथ किस पे फोकस करो? वेलफेयर पे, यानी लोगों के कल्याण पे फोकस करो। अब ये दोनों तो चले गए, अब इसके बाद तीसरा भाई और आया, इन्होंने डेफिनेशन दी स्कार्सिटी की। किसकी दी? अब देखो रॉबिन्स ने क्या बोला, इसको समझते हैं हम पहले। देखो कहता है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर लैंस रॉबिन, इकोनॉमिक इज द साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मींस विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। कहता है स्कार्सिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक वाज गिवन बाय रॉबिन्स इन हिज बुक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द इकोनॉमिक साइंस पब्लिश्ड इन 1932। देखो ये याद करने वाला, समझने वाला तो कुछ है नहीं कि 1932 में बुक आई थी, इस नाम से ये बुक आई थी। अब सर स्कार्सिटी क्या होती है? आप सबको बताया हुआ है मैंने, देख लेते हैं दोबारा से। स्कार्सिटी को बेटा हिंदी में बोला गया दुर्लभता। ठीक है, यानी कि अनलिमिटेड वांट्स लेकिन लिमिटेड और अल्टरनेटिव, यानी कि सर इकोनॉमी के अंदर किसी भी दुनिया के देश के अंदर तीन चीजें पाई जाती हैं। क्या? पहला सर हमारी इच्छाएं क्या है? अनलिमिटेड है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए हमारे पास संसाधन क्या है सर? लिमिटेड है, और उस लिमिटेड संसाधन के भी क्या है सर? बहुत सारे यूज हैं। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं हम कि सर हमारे पास पैसा तो है, लेकिन मेरे पास 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए में मेरे को क्या करना है? मेरे को बहुत सारा सामान खरीदना है। तो क्या मैं सारा सामान 1 लाख में खरीद पाऊंगा? नहीं। मेरी इच्छाएं क्या है सर? लेकिन पूरा करने के लिए पैसा क्या है सर? लेकिन उस पैसे के भी क्या है सर? अल्टरनेटिव यूजेस है। तो मैं पहले उस पैसे को कहां पे लगाऊंगा बेटा? जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होगी, है ना। मैं क्या खरीदूंगा उससे? जो सबसे ज्यादा जरूरी होगा मैं उसको पहले खरीदूंगा, और जो जरूरी नहीं होगा उसे मैं बाद में खरीद लूंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कहा इन्होंने। कहता है स्कार्सिटी डेफिनेशन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फंडामेंटल्स। पहला आ गया यहाँ पे, देखो क्या? अनलिमिटेड। कहता है मैन हैज अनलिमिटेड वांट्स और एंड्स, दे कैन नेवर बी फुली सेटिस्फाई, नो सुनर अ वांट इज सेटिस्फाइड अ न्यू वांट्स इमर्जेस। कहता है कोई भी इंसान दुनिया में कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकता, जैसे उसकी एक जरूरत पूरी होती है दूसरी जरूरत क्या होती है? हाथों हाथ पैदा हो जाती है कैसे ना कैसे। अल्टरनेटिव स्कार्सिटी ऑफ अ रिसोर्सेज, कहता है स्कार्सिटी रेफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। यानी कि सर जितनी चीजें मैं चाहता हूं ना उसके कंपैरिजन में मेरे पास जो चीजें हैं वो क्या है? बहुत। मैंने इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा था कि क्या दुनिया में कोई भी इंसान कभी 100% सेटिस्फाई हो सकता है? नहीं हो सकता। चाहे उसमें आप अंबानी ले लो, कोई भी ले लो, कोई भी सेटिस्फाई नहीं है। किसी ना किसी की कोई ना कोई जरूरत क्या होती है? बची रह जाती है हमेशा। ठीक है, अल्टरनेटिव यूजेस, जो मैंने अभी आपको बताया कि सर जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसके भी क्या है सर? हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव यूजेस हैं। कहता है स्कार्सिटी इज द रूट कॉज ऑफ अ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये ना 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू वी स्टडी इकोनॉमिक्स, व्हाई डू वी स्टडी। मैंने आपको ये पहले भी बताया था भैया, मैथ्स किस लिए पढ़ते हैं? कैलकुलेशन के लिए, समझ आ रही है। अकाउंटेंसी किस लिए पढ़ते हैं? बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। सर इकोनॉमिक्स किसके लिए पढ़ते हैं? उसका एक मेन रीजन क्या है सर? स्कार्सिटी। क्या है? देखो हर सब्जेक्ट को पढ़ने का कोई ना कोई रीजन है, यानी उसके पीछे कुछ तो है ना रीजन। तो इसको पढ़ने का रीजन क्या है? क्योंकि सर इकोनॉमिक्स के अंदर स्कार्सिटी है, उस स्कार्सिटी एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम की वजह से क्या बना? इकोनॉमिक्स बना। ठीक है, कहता है व्हाई डू वी स्टडी इकोनॉमिक्स। देखो क्या लिखा है, कहता है इकोनॉमी स्टडी बिकॉज इट्स इनेबल्स टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमी, हेल्प्स इन एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। इसे छोड़ो अभी, आप रोक दो। इसके बाद आओ बेटा ओरिएंटेड डेफिनेशन पे। अब पहले रिपीट करें एक बार। सबसे पहली कौन सी थी? एडम स्मिथ। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने किस पे फोकस किया सर? वेल्थ पे किया। उसके बाद कौन आए? सैमुअलसन्स। सैमुअलसन्स आए। सैमुअलसन्स ने क्या बोला? सैमुअलसन्स आए थे, मार्शल आए, अल्फ्रेड मार्शल आए। उन्होंने कहा सर वेल्थ के साथ क्या लेके चलना है हमें? वेलफेयर भी लेके चलना है। इसके बाद तीसरे कौन से आए थे? रॉबिन्स।
इन्होंने कहा सर कि हमारे देश के अंदर क्या है, स्कार्सिटी पाई जाती है, तो हमें ये देखना है कि उन स्कार्स रिसोर्सेज को किस तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाए। उसके बाद बेटा ये चौथे पर्सन आए जिनका नाम था सैमुएल्सन। कहता है इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज with or without the use of money to employ scarce productive resources which could have alternative uses। देखो डिफरेंस बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना भैया। पहला बंदा आता है जब इकोनॉमिक्स के अंदर, तो उसको नहीं पता कि भैया सिविलाइजेशन कैसे चल रही है, रईस गरीब क्या है, क्योंकि वो टाइम पीरियड ही ऐसा था, सब बराबर होते थे लगभग, पैसा होता नहीं था भाई। पैसे के आने के बाद ही तो पंगे चालू कब से हुए, जब से पैसा आया। जब तक पैसे नहीं थे सब आपस में सामान ले दे के काम चला रहे थे अपना। तो उन्होंने सिंपल सा फोकस कर दिया भैया वेल्थ, यानी कि आप चीजें कमाओ और यूज कर लो, बात खत्म। उसके बाद आ गया जी पैसा, तो दूसरा बंदा आगे क्या कहता है, भैया पैसा तो आ गया लेकिन आप क्या करो, वेल्थ के साथ साथ क्या करो, लोगों की भलाई भी करो। फिर एक तीसरा बंदा आया, वो कह रहा है भैया भलाई तो आप कर लोगे लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भैया इकोनॉमी में क्या है, स्कार्सिटी है। क्या है, यानी जितना लोगों की जरूरतें हैं उसके हिसाब से हमारे पास सामान क्या है, कम है। तो उसने ये सिखाया कि लोग किस तरीके से पैसा कमाएं और उस पैसे से अपनी जरूरतों को पूरा करें। अब इसके बाद आ गए भैया सैमुएल्सन भैया। अब सैमुएल्सन भैया ये कहते हैं कि भैया आपने पैसों वाले के बारे में तो सोच लिया कि उसके पास पैसा है, वो अपनी जरूरतें पैसे से पूरी कर लेगा, लेकिन सर उनका कौन सोचेगा जिसके पास पैसा, उनके लिए भी तो कोई सोचेगा। तो इन्होंने अपनी डेफिनेशन देखो क्या निकाली, कहता है इज द स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज विद और विदाउट द यूज ऑफ मनी। दोनों चीजें आ गई यहाँ पे, जिसके पास पैसा है वो कैसे करेगा और जिसके पास पैसा नहीं है वो भी किस तरीके से करेगा। कहता है टू एम्प्लॉय स्कार्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज which could have alternative uses to produce various commodity over a time and distribute them for the consumption now and in the future among the various people। तो देखो हमने चार चीजें पढ़ी बेटा शॉर्ट के अंदर, क्या क्या थी मेरे को एक बार रिपीट करके बताएंगे सब। देखो देखो बेटा इधर इकोनॉमिक्स एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखो बेसिक सिंपल समझा देता हूं बेटा। ह्यूमन एक्टिविटीज को दो पार्ट्स में बांटा जाता है, एक होती है सर इकोनॉमिक एक्टिविटीज और एक होती है, देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, जो पैसा कमाने के लिए की जाती है। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो हम पैसा कमाने के लिए यानी अपनी जीविका कमाने के लिए यूज करते हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और जो हम पैसा कमाने के लिए यूज नहीं करते वो क्या है सर, हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। समझना कैसे, ध्यान से सुनना बेटा। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मेरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, समझ आ गई। मैं संडे टू संडे किसी एनजीओ में जाता हूँ, वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा के आता हूँ, वो मेरी कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी, ठीक है। अब और समझो, एक मदर है वो किसी होटल में शेफ है, आप में से किसी की मदर है वो होटल में शेफ है, वहां पे खाना बनाती है, उसके लिए उनको सैलरी मिलती है, वो उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन वही मदर आपके घर में खाना बनाती है तो वो उनकी कौन सी एक्टिविटी हो गई, यानी कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसके बदले में हम पैसा नहीं कमाते वो सब क्या कहलाती है सर, हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल सिंपल समझ लो इसे। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, कहता है इकोनॉमिक एक्टिविटी रेफर्स टू दोज एक्टिविटी व्हिच आर अंडरटेकन टू अर्न अ लिविंग। For example, worker working in a factory, shopkeeper selling goods in his shop, doctor attending patient in his clinic। ये सब क्या है बेटा, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कौन सी एक्टिविटी है। इसके बाद आता है बेटा हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी है, कहता है एक्टिविटीज विच आर नॉट कंसर्न विद द क्रिएशन ऑफ मनी और वेल्थ आर नोन एज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल हाउसवाइफ कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली और अ टीचर टीचिंग हिज ओन सन। अगर हम अपने घर में अपने ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वो क्या है सर, हमारी एक तरीके से नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी। अब कहता है इन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी देयर इज नो एक्सपेक्टेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ अ मॉनेटरी रिवार्ड और बेनिफिट। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपको किसी भी तरीके का मॉनेटरी बेनिफिट रिसीव नहीं होगा, ठीक है। सम एग्जांपल्स ऑफ नॉन इकोनॉमिक आर अंडर। इसको ध्यान से सुन लेना क्योंकि अभी एक क्वेश्चन आएगा जिसमें मैं आपसे पूछूंगा कि कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी है और कौन सी। कहता है चैरिटेबल एक्टिविटीज लाइक ब्लड डोनेशन कैंप्स, फ्री एजुकेशन टू द नीडी स्टूडेंट्स, ये कौन सी है, नॉन इकोनॉमिक है। एग्जांपल्स ही नॉन इकोनॉमिक के हैं। सोशल एक्टिविटीज लाइक गेट टुगेदर कर रहे हो आप, अटेंडिंग पार्टीज, ये भी क्या है, हमारी नॉन इकोनॉमिक है। लेकिन अच्छा अभी हमने एक चीज बोली यहाँ पे सर, जो गेट टुगेदर करते हैं या जो पार्टीज करते हैं वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्या, वो सबके लिए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। किसके लिए हो सकती है इकोनॉमिक्स, जो कंडक्ट करा रहा है उसके लिए इकोनॉमिक है, वो तो पैसे दे रहा है। मैं बताता हूँ, उसके अंदर आपने किसी स्टार को बुलाया, वो स्टार पैसे लेके आएगा, उसके लिए कौन सी हो गई वो, केटरर को बुलाया, डीजे को बुलाया, लाइट वाले को बुलाया, टेंट वाले को बुलाया, उन सब के लिए कौन सी है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों, क्योंकि सर वो तो उससे पैसा कमा रहे हैं ना, लेकिन जो हम कर रहे हैं आपस में, हम तो पैसा नहीं देके आ रहे, रिश्तेदार तो पैसा नहीं देके जा रहे, तो उन सब के लिए क्या है, वो एक तरीके से नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही है। समझ आई।
अब इसके बाद आता है पॉलिटिकल एक्टिविटीज परफॉर्म बाय द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, रिलीजियस एक्टिविटीज लाइक प्रेइंग टू अ गॉड, ठीक है, यानी जो भंडारे वगैरह जितने भी चलते हैं वो सब क्या है आपके एक तरीके से नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। अब बेटा यहाँ पे क्वेश्चन आता है, जिससे पूछूं वो आंसर करता रहेगा। बेटा पहला है प्रोडक्शन प्रोसेस कैरिड आउट बाय अ फर्म, एक प्रोडक्शन प्रोसेस चल रही है फर्म के द्वारा, कौन सी एक्टिविटी है भैया ये? इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक? इकोनॉमिक। सर जब प्रोडक्शन कर रहे हैं तो बेचेंगे, बेचेंगे तो पैसा कमाएंगे, ठीक है, इकोनॉमिक हो गई। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, चीजों को खरीदना और बेचना, कौन सी है भैया? इकोनॉमिक है। ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट बाय अ डॉक्टर, इकोनॉमिक है सर क्योंकि पैसे लेगा। अ टीचर टीचिंग इन अ स्कूल, इकोनॉमिक है, पैसे मिलेंगे सैलरी। अ टीचर टीचिंग इज ओन सन, अपने बच्चे को पढ़ा रहा है। सोशल सर्विसेज रेंडर्ड बाय एनजीओ टू अ फ्लड विक्टिम, जहां पे बाढ़ आ गई थी वहां पे हम हेल्प करने गए हैं, तो वो कौन सी हो गई सर हमारी? नॉन इकोनॉमिक हो गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा है, कहता है यू हैव अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई देम, एक्सप्लेन बाय गिविंग अ टू एग्जांपल्स। ये क्वेश्चन ना ऐसे आते हैं, इसे हम पता है क्या बोलते हैं? एच क्यू बोलते हैं, बेसिकली हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, ठीक है, हॉट्स बोला जाता है इसे, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। मतलब आपको समझाया हुआ है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो आपको एक लाइन दे देगा, कहेगा इसके ऊपर हमें समझाओ। जैसे इसमें क्या बोला, यू हैव अनलिमिटेड वांट्स लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई देम, इसको पढ़ते ही आपके दिमाग में क्या आएगा सर? स्कार्सिटी। क्या है ये हमारी? कहता है बताओ इसके कोई भी एग्जांपल अपने हिसाब से देने हैं आपने, तो आप इजीली दे सकते हो। देखो क्या है, सपोज यू हैव अ 20,000, यू वांट टू परचेज वन कंप्यूटर एंड अ एलसीडी टीवी with 20,000 only in hand, you cannot have both, लेकिन आप दोनों नहीं खरीद सकते। You can either buy a computer or a LCD TV, ठीक है, यहाँ पे आंसर आएगा सर सेकंड हैंड दोनों खरीदे जाएंगे, ठीक है ना। चलो, suppose the government wants to increase the production of sugar to satisfy the increasing human wants. Now this is possible only by reducing the production of some other goods, as every economy has a limited resources. अगर मेरे को क्या करना है सर, एक चीज को बढ़ाना है तो दूसरी को क्या करना पड़ेगा सर मेरे को? देखो सीधी सी बात है, आप कहीं पे भी जा रहे हो घूमने, ठीक है, आपके पास दो तीन चीज के बजट होते हैं। मैं आपको एक ट्रिप का एग्जांपल देता हूँ, आप गए यहाँ से इंटरनेशनल ट्रिप पे गई, ठीक है। जब आप इंटरनेशनल ट्रिप कभी फ्यूचर में प्लान करोगे ना बेटा, या जो जा चुके हैं उनको पता होगा, बेसिकली क्या होता है ना, वहाँ पे दो तीन चीजें चलती है माइंड के अंदर। पहली चीज क्या चलती है कि सर जब हम बाहर जाएंगे ना तो हमें होटल पे ज्यादा पैसा खर्चना है, ठीक है, या शॉपिंग पे ज्यादा पैसा खर्चना है। रीजन है, शॉपिंग पे खर्चोगे तो चीजें खरीदोगे, लेकिन आपको क्या सेक्रीफाइस करना पड़ता है फिर वहां पे? होटल रूम सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। एक बंदा कहता है यार शॉपिंग तो हम कहीं पे भी रह के कर लेंगे, आज की डेट में इंडिया में सारे ब्रांड्स हैं, तो बाहर से क्या खरीद लाएंगे अनोखा। तो हम बाहर तो कभी कभी जाएंगे ना, और ऑब्वियसली बात है कभी कभी नहीं होता, कुछ कंट्रीज ऐसी है जिसमें आप एक बार जाओगे दोबारा जाओगे नहीं, क्योंकि पैसा लगता है वहां पे। तो आप सोचोगे इतने पैसे में मैं दूसरी कंट्री जाऊंगा, उस कंट्री दोबारा क्या करूंगा जाके। तो एक बंदा कहता है कि भैया मैं उस कंट्री में जाऊंगा, उस कंट्री का जो जो फेमस है, अच्छे रेस्टोरेंट्स, अच्छे होटल्स, वो लूंगा, और वहां पे मैं क्या जीऊंगा, 5-7 दिन अच्छे से जी के आऊंगा। ये ऐसा क्यों हो रहा है, कोई बताएगा? क्योंकि सर मेरे पास पैसा नाम की जो रिसोर्स है वो क्या है? लिमिटेड है। अंबानी ऐसा सोचता होगा जो मैंने एग्जांपल्स दिए हैं? वो नहीं सोचता होगा भैया, वो सोचता होगा इस कंपनी में गए, ये बंगला पसंद आ गया, खरीद लो, ताकि अगली बार आए तो यहीं पे रुक जाएंगे, ठीक है ना। उनकी टेंशन अलग लेवल पे चलती है, हमारी अलग लेवल पे चलती है। तो जहां पे भी सर शॉर्टेज ऑफ मनी है या जहां पे भी स्कार्सिटी है, तो हमें क्या करना पड़ता है सर? वहां पे चूज करना पड़ता है कि हमें पैसा कहाँ पे लगाना है और कहाँ पे पैसा नहीं लगाना। क्लियर है यहाँ तक? सब क्लियर? पक्का? कहता व्हाट आर यू रीजन फॉर स्टडिंग इकोनॉमिक्स, आपका क्या रीजन है इकोनॉमिक्स को पढ़ने का? अभी बताया मैंने, स्कार्सिटी। सर इकोनॉमिक्स को पढ़ने का एकमात्र रीजन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है सर हमारा यहाँ पे? स्कार्सिटी है। कहते हैं इकोनॉमिक स्टडीज बिकॉज इट अनेबल अस टू अंडरस्टैंड डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमी। However, the main reason for study of economics can be simplified to a single word. और अगर मैं पूरे का कंक्लूजन निकाल के बताना चाहूँ कि इकोनॉमिक्स पढ़ने का क्या रीजन है, तो सिंपल क्या है? स्कार्सिटी है हमारा, ठीक है। बस इसके बाद तो बेटा शॉर्ट शॉर्ट आंसर आ जाएंगे अब आपके यहाँ। देखो ये चीजें और समझ लो। कहता है हु इज अ कंज्यूमर, कंज्यूमर कौन होता है? कहता है कंज्यूमर इज वन हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज, यानी हम सब जितने भी बैठे हैं बेटा, हम सब क्या कहलाएंगे? कंज्यूमर कहलाएंगे। दूसरा आता है हु इज अ प्रोड्यूसर, अ प्रोड्यूसर इज वन हु प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द जनरेशन ऑफ, प्रोड्यूसर वो होता है जो चीजों को और सर्विसेज को बनाता है पैसा कमाने के लिए। तीसरा क्या आता है सर? कंजप्शन क्या होता है? इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच डील्स विद द यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन। देखो
मैं दुकान पे गया, मैं वहां से ब्रेड खरीद के लाया, मैं कंज्यूमर हूँ। मैं क्या हूँ तब? मैं घर पे ब्रेड लेके आया, मैंने उसके सैंडविच बनवाए, ब्रेड पकोड़े बनाए, वो मैंने क्या करा, कंज्यूम करा, तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगी? कंजप्शन कहलाएगी। कंज्यूमर और कंजप्शन में ना बहुत लिटिल बिट डिफरेंस होता है। कईयों को ये लगता है दुकान से सामान खरीद लिया कंजप्शन हो गया, वो कंजप्शन नहीं है। तब तक आप क्या हो बेटा? वहां पे कंज्यूमर हो। जब आप उस चीज का इस्तेमाल करोगे अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, तब आप क्या कर रहे हो? उसका कंजप्शन कर रहे हो, ठीक है। Who is a service holder? बेटा सर्विस होल्डर क्या है? कहता है सर्विस होल्डर इज अ पर्सन who work for some other person and get paid for it in a form of wages और salary। सर्विस पर्सन कौन है बेटा? जो हमें सर्विसेज देता है किसी और कंपनी के बिहाफ पे, ठीक है, और उसके बदले में उसको क्या मिलता है? सैलरी मिलती है। फिर आता है व्हाट इज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन रेफर्स टू ऑल एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। इनकम कमाने के लिए जब आप चीजों को बनाते हो, वो क्या कहलाती है? आपकी प्रोडक्शन कहलाती है। और हु इज अ सर्विस प्रोवाइडर? आपने सुना होगा कि हम एयरटेल के सर्विस प्रोवाइडर हैं, हम जियो के सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर कौन है? जो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। अलग अलग बहुत सारी कंपनीज है जो आपको क्या कर रही है? एक तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, वो क्या कहलाती है? आपकी। और इसके अंदर लॉयर, डॉक्टर, बैंकर, हम सब भी क्या है? आपको एक तरीके से सर्विस। देखो सर्विस है क्या? सर्विस बेसिकली कोई भी ऐसी चीज जो कि आपको दिखती नहीं है, इनटेंजिबल होती है। कैसी होती है वो? मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आज तो चलो टेक्नोलॉजी है, घर पे जाके दिखा दोगे सर ने ये पढ़ाया था, रिकॉर्डेड है। पहले क्या होता था? मैंने यहाँ से बोला, आपके दिमाग में गया। अब जो मैंने बोला आपके दिमाग में क्या गया, किसको दिखा? इवन बात है ना, 40 बच्चे बैठे तो 40 के बच्चों में सबके अलग अलग गया होगा दिमाग में, किसी को पूरा समझ आया, किसी को आधा। तो सर्विसेज कभी भी दिखती, ठीक है। तो इनटेंजिबल जो होती है वो सर्विसेज कहलाती है हमारी, ठीक।